Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. नमस्कार, मैं जनमंथन के पेज दर्पण पत्रिका पर आपका स्वागत करती हूँ। जनमंथन के पेज दर्पण पत्रिका पर आज से पहले एकल वक्तव्य तो कई हो चुके हैं, लेकिन आज एक व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व जनमंथन ने कोरोना काल को केंद्र में रखकर कुछ रचनाएं आमंत्रित की थीं, जिसका प्रकाशन लॉकडाउन डायरी के तहत किया गया था। आज उसी लॉकडाउन डायरी को केंद्र में रखकर कोरोना काल और कविता विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हंसराज कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा सर हमारे बीच उपस्थित हैं तथा कार्यक्रम में हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के एमफिल शोधार्थी सूर्य प्रकाश जी भी उपस्थित हैं। सूर्य प्रकाश जी कविताओं के साथ अपनी बात रखेंगे। हम स्वागत करते हैं सूर्य प्रकाश जी का। हेलो, आवाज आ रही है सूर्या जी? सूर्य प्रकाश जी आ रही है जी, बोलिए जी। आपको जी, मुझे आ रही है आवाज करते आपकी। हैं। जी जी जी, अपनी कविताओं के जरिए आप अपनी बात रखेंगे यहाँ, तो स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूँ। मैं नृत्य गोपाल शर्मा सर का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और संचालिका महोदय को नमन करता हूँ। और आइए, मैं विषय कोरोना काल और कविता। इस कोरोना काल में सबने बहुत कुछ देखा, यथा स्थिति कितनी बदल चुकी है यहाँ, और ये माना जा रहा है कि कब कब सूर्य उदय होगा, कब हम लोग वापस कॉलेज जाएंगे, या अन्य लोगों का जो कारोबार रुका हुआ है पुनः दौड़ने लगेगा, पुनः चलने लगेगा। इस आशा में सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, अपने अपने घरों में ठहरे हुए हैं। ये लॉकडाउन की अगर व्याख्या कम शब्दों में करना हो, या इस पूरे कोरोना काल को अभिव्यक्त करना हो, तो बाबा तुलसी ने एक समय एक कवितावली में एक छंद लिखा था। मुझे लगता है उसको उद्धृत कर देना अनिवार्य है उस यथास्थिति को समझने के लिए। आइए, मैं छंद उद्धृत करता हूँ बाबा तुलसी का। कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बानिक को बानिज न चाकर को चाकरी। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बानिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मन सोच बस, कहे कन सो कहाँ जाई का करी। और वेद हूँ पुराण कही, लोग कहूँ बिलोकियत। वेद हूँ पुराण कही, लोग कहूँ बिलोकियत। साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु। दुरिति वहन देख तुलसी हाहा करी। यानी इस पूरे लॉकडाउन में आप ये देखें कि कुछ समय इस तरह से आया कि जिसने भिखारी को भीख, किसानों को खेती, और जो वाणिज्य जो व्यापार में संलग्न है उनको व्यापार भी नहीं करने दिया। और जितने भी लोग थे भारतवर्ष में, सबने अपने ईश्वर से आस्था लगाई, अपने राम से एक प्रार्थना करी कि आप ही उस रावण का अंत करने वाले हैं, और इस रावण का भी जो दरिद्र रूपी है इसका भी आप ही अंत करेंगे। तो तुलसी की तरह हम सभी लोगों ने राम से प्रार्थना करी है। देखते हैं प्रार्थना कितनी जल्दी स्वीकार की जाती है, और हम लोग पुनः वापस पटरी पर लौटते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आइए, मैं बात को आगे ना बढ़ाते हुए सीधे सीधे अपनी कविता से जोड़ता हूँ। लॉकडाउन में या कोरोना काल में जैसा मैंने देखा, जो मैंने देखा, मैं क्रमवार रूप से आपको छंदों के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ। आइए, एक छंद में शुरुआत करता हूँ। चांद सूरज सितारे नहीं मांगते, चांद सूरज सितारे नहीं मांगते,
लाखों के वार न्यारे नहीं मांगते, चांद सूरज सितारे नहीं मांगते, लाखों के वार न्यारे नहीं मांगते, चाहिए बस 2 जून की रोटियां, चाहिए बस 2 जून की रोटियां, आपसे हम नजारे नहीं मांगते, आपसे हम नजारे नहीं मांगते। इसी कोरोना काल में एक अफवाह का एकदम बहुत ही कुत्सित रूप हमने देखा कि 3 साधुओं की बरबस भीड़ ने हत्या कर दी। आइए मैं उस अफवाह को लेते हुए एक 4 लाइन सुनाता हूं आपको। जान कोई किसी की फसाए न यूं, जान कोई किसी की फसाए न यूं, बुझ रही आग फिर से जलाए न यूं, जान कोई किसी की फसाए न यूं, बुझ रही आग फिर से जलाए न यूं, सबके खातिर भी और अपने भी लिए, सबके खातिर भी और अपने भी लिए, है जरूरी कि अफवाह उड़ाए न यूं, है जरूरी कि अफवाह उड़ाए न यूं, है जरूरी कि अफवाह उड़ाए न यूं। हमने इस कोरोना काल के अंतर्गत जब लॉकडाउन हुआ तो हमने एक बहुत ही ऐसी घटना हमने देखी या ऐसे हमने अवस्था देखी मजदूरों की जो बयां भी नहीं की जा सकती है। मजदूरों के साथ इतना इतना अपने आप में ही इतनी बुरी दशा देखने को उन्हें मिली। आइए उनके लिए भी कुछ मैंने देखते हुए जो मुझे समझ में आया मैंने उनके लिए लिखा है। आइए एक कविता मैं उनके लिए सुनाता हूँ। कितने मजबूर हुए मजदूर, ना घर के रहे ना घाट के, कितने मजबूर हुए मजदूर, ना घर के रहे ना घाट के, अपने पौरुष के बल पर ही अर्थतंत्र को गति देते हैं, अपने पौरुष के बल पर ही अर्थतंत्र को गति देते हैं, कोई देश में भूखा न रहे, हर शख्स को रोटी देते हैं, कोई देश में भूखा न रहे, हर शख्स को रोटी देते हैं, खेतों में चाहे सड़कों पर या कारखानों में देखो ना, घिसते खुद को रहते हैं और सबको ही शक्ति देते हैं। खेतों में चाहे सड़कों पर या कारखानों में देखो ना, घिसते खुद को रहते हैं और सबको ही शक्ति देते हैं। बच्चों को कांधे पर टांगे फिरते हैं मारे मारे अब, और हो गए हैं लाचार इतने, जी रहे नमक ही चाट के, कितने मजबूर हुए मजदूर, ना घर के रहे ना घाट के, कितने मजबूर हुए मजदूर, ना घर के रहे ना घाट के। छोड़ गांव शहर आए ये सोच, यहाँ बेहतर जीवन होगा, छोड़ गांव शहर आए ये सोच, यहाँ बेहतर जीवन होगा, बच्चे स्कूल में पढ़ लेंगे, रोजगार का भी उपवन होगा, बेहतर सुविधाओं के चलते छोड़ा अपना प्यारा सा गांव,
बेहतर सुविधाओं के चलते छोड़ा अपना प्यारा सा गांव। अब किसको कब किसको पता छोड़ेगा शहर यहाँ ऐसे मझधार में। मुंह मोड़े सभी हैं जब हैं दिन खड़ी होने के खाट के। कितने मजबूर हुए मजदूर ना घर के रहे ना घाट के। कितने मजबूर हुए मजदूर ना घर के रहे ना घाट के। आइए एक गजल आपको सुनाता हूँ। ये उन शहीदों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कह सकते हैं, परंतु यह उस समय की घटना है जब कोरोना काल में ही हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। मैं उनको याद करते हुए इस गजल को सुनाना चाहता हूँ। लीजिए, गजल हाजिर है। ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा। ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा। ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा। जो गिरा है तुम्हारा लहू वो भुलाया न जाएगा। जो गिरा है तुम्हारा लहू वो भुलाया न जाएगा। है लिए आज राखी बहन बेटा पापा की फोटो लिए। है लिए आज राखी बहन बेटा पापा की फोटो लिए। माँ पिता रो रहे इस कदर कि बताया न जाएगा। ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा। जो गिरा है तुम्हारा लहू वो भुलाया न जाएगा। जिसका सिंदूर चूड़ी थे तुम जिसका 16 श्रृंगार थे। जिसका सिंदूर चूड़ी थे तुम जिसका 16 श्रृंगार थे। उस पे टूटा है ऐसा पहाड़। उस पे टूटा है दुख का पहाड़। जो हटाया न जाएगा। ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा। जो गिरा है तुम्हारा लहू वो भुलाया न जाएगा। लड़ते लड़ते हुए कुर्बान देश को गर्व से भर दिया। लड़ते लड़ते हुए कुर्बान देश को गर्व से भर दिया। खून से लिखा
लिखा जय हिंदुस्तान, खून से लिखा जय भारत महान, वो मिटाया न जाएगा। ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा। जो गिरा है तुम्हारा लहू वो भुलाया न जाएगा। आइए गजल का मक्ता सुनाता हूं। सूर्य बेकल मोहल्ला गली और बाजार रौनक गई। सूर्य बेकल मोहल्ला गली और बाजार रौनक गई। दोस्तों से भी अब कुछ दिनों मुस्कुराया न जाएगा। ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा। जो गिरा है तुम्हारा लहू यूं ही जाया न जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आगे सर को सुनना है। नृत्य गोपाल शर्मा सर आए हैं तो कोरोना काल पर और कविता पर बोलेंगे। मैंने अपना काम कर दिया है। ढेरों शुक्रिया आपका। ढेर धन्यवाद। बहुत बढ़िया सूर्य जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार सूर्य जी आपका। तुलसीदास के माध्यम से आपने कोरोना काल की परिस्थिति का अच्छा विवरण दिया। इसके साथ ही आपने समाज को कई दृष्टिकोणों से देखा है अपनी कविताओं में। जैसे आपने कहा, चांद सूरज सितारे नहीं मांगते बल्कि 2 जून की रोटी हमें चाहिए। आपने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को काफी अच्छी तरह उठाया है। अब मैं सर को आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में। सर हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर नित्य गोपाल शर्मा सर। आप हंसराज कॉलेज के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने रीतिकालीन रीति काव्य में श्रृंगारेतर तत्व विषय पर शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तथा गोविंद सागर की काव्य भाषा पर लघु शोध प्रबंध लिखकर एमफिल की डिग्री प्राप्त की। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। नाथ हम क्यों कर भय अछूत नवराज प्रकाशन से वर्ष 2009 में प्रकाशित हुई और 2013 में नवलोक प्रकाशन से मुक्तिबोध की काव्य शैली तथा शिप्रा प्रकाशन से रीतिकालीन रीति काव्य में श्रृंगारेतर तत्व प्रकाशित हैं। आपके लेख भी विभिन्न पत्रिकाओं में छपे हैं। बाल साहित्य और बदलता बालमन, सांस्कृतिक चिंतन और साहित्य, भक्ति काव्य, जन आंदोलनकारी कविता और जन कविता इनमें प्रमुख हैं। आपकी विशेषज्ञता मध्यकालीन साहित्य एवं ब्रज भाषा काव्य में है। मैं सर से आग्रह करती हूँ कि वे आएं और अपने वक्तव्य द्वारा हमें लाभान्वित करें। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कमलेश, और आभार भाई सूर्य जी का कि उन्होंने इस आज की शाम का इतना सुंदर आगाज किया। बहुत ही भावुक कर देने वाली कविताएं उन्होंने सुनाई हैं और आनंददायक कविता भी है, और ऐसे प्रसंग उन्होंने उठाए हैं कि सचमुच मन गदगद हो गया है। आभार सूर्य जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करते हुए उन्होंने इस सभा को आरंभ किया, ये और भी सुखद है, और भारतीय परंपरा का निर्वाह भी उन्होंने बहुत अच्छा कवितावली से किया। तो रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथ नाथ नाथाय सीताय पतये नमः। ऐसे श्री राम को स्मरण करते हुए हम अपनी बात आरंभ करें। सबसे पूर्व मैं जनमंथन मंच से जुड़े सभी मित्रों को सादर अभिवादन करता हूं। आज की शाम हम और आप एकत्रित है एक महत्वपूर्ण चर्चा में,
जिसे नाम दिया गया है कोरोना काल में कविता, संदर्भ लॉकडाउन डायरी। मैं बधाई देना चाहूंगा जनमंथन से जुड़े साथियों को, जिन्होंने साहित्य के आवश्यक बिंदु पर यह चर्चा आयोजित की है। इसके लिए जनमंथन मंच बहुत बहुत बधाई का पात्र है। कोरोना समाज को प्रभावित कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि साहित्य पर भी इसकी छाया अवश्य भावी है। ऐसे में साहित्य से जुड़े तथा समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का यह दायित्व है कि इस प्रभाव को वे नजदीक से देखें, समझें और उस पर गंभीर चिंतन करें। गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। कोरोना जैसी स्थितियां सदियों में कभी कभार उभरती हैं, और जब उभरती हैं तो समाज को गहरे तक झकझोरती भी है। मित्रों, आज भी यही हो रहा है। जनमंथन मंच ने अपने साहित्यिक और सामाजिक दायित्व को समझते हुए इस विषय पर चर्चा आयोजित की है। जिम्मेदारी के इस भाव को भी बहुत बहुत साधुवाद। कोरोना काल में कविता, संदर्भ लॉकडाउन डायरी, ये विषय आपने रखा है और इस विषय पर चर्चा हमें करनी है। मैं मूलतः इसके 3 बिंदुओं को संकेतित करूंगा, या 3 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक, कि कोरोना काल की बात, यानी हम कोरोना काल पर बात करेंगे, और दूसरे, इस काल विशेष में लिखी जा रही कविता के स्वरूप पर, और तीसरा पक्ष, जनमंथन मंच ने इस दौर में रचे जा रहे साहित्य को लॉकडाउन डायरी के रूप में संयोजित करने का जो उपक्रम किया है, उसके संदर्भ में इस लॉकडाउन डायरी में साहित्य की दृष्टि से कई विधाओं का समावेश है, और इसे पढ़कर इसके तेवर को जो मैं समझ पाया हूं, उस पर बात रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले कोरोना काल जो शब्द आप दे रहे हैं, जिसके बारे में मुझे जो समझ में आ रही है बात, जीवन का प्रत्येक पल नया होता है और इसलिए उसका अनुभव भी नया ही होता है। कोरोना मानव समाज के लिए नई स्थितियां लेकर उपस्थित हुआ है। यह कुछ विशेष लक्षणों और प्रभावों वाली बीमारी है, और इसका समय आरंभ होता है दिसंबर 2019 में। कोरोना काल का जब भी आकलन किया जाएगा, तब कुछ तथ्य हमारे सम्मुख उपस्थित रहेंगे, जैसे कोरोना के मरीज और बीमारी के लक्षण सबसे पहले चीन देश के वुहान शहर में देखे गए। वुहान में भी झींगा बेचने वाली 54 वर्षीय महिला वेई गुई जियान, ये वेई गुई जियान 10 दिसंबर 2019 को चिकित्सा केंद्र गई, जहां उसे सामान्य उपचार प्रदान किया गया, और 5 से 6 दिन तक वो दवाइयां लेती रही। पर जब 5-6 दिन के उपचार के पश्चात भी उसे राहत नहीं मिली, तो वो शहर के बड़े अस्पताल गई, और जहां उसे पता चला कि किसी नई बीमारी ने उसे घेर लिया है, जिसे बाद में चिकित्सकों ने कोविड-19 का नाम दिया। इसके वायरस को कोरोना वायरस कहा गया। वेई गुई जियान कोरोना की 0 पेशेंट के रूप में जाने गई। इस प्रकार दुनिया में कोविड-19 या कोरोना नामक नई बीमारी का आगमन हुआ। बड़ी तेजी से यह बीमारी फैलने लगी, इसका प्रसार होने लगा, और देखते ही देखते जैसे जंगल की आग की भांति यह बीमारी पूरी दुनिया में पैर पसारने लगी। अब बात यदि भारत के संदर्भ में देखेंगे, तो भारत में कोरोना की दस्तक दक्षिण भारत के प्रदेश केरल में सुनाई पड़ती है। केरल की बालिका उषा राम मनोहर वुहान विश्वविद्यालय से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, और यानी कर रही है, और सेमेस्टर परीक्षाओं के पश्चात वह अपने घर केरल आई। 30 जनवरी 2020 को, यानी भारत में
30 जनवरी 2020 को उषा को गले में कुछ तकलीफ महसूस हुई। उन्हें नजदीक के चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनमें कोरोना के लक्षणों की पुष्टि हुई। क्योंकि अब तक दुनिया में कोरोना की धमक महसूस होने लगी थी, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग इस बीमारी के संबंध में अधिक से अधिक जानकारियां जुटाने लगे थे। भारत के चिकित्सक भी इसको लेकर चौकन्ने हो गए थे। कोरोना की पुष्टि होते ही उषा राम मनोहर को त्रिशूर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यहां 3 हफ्ते तक उनका इलाज चला और 20 फरवरी 2020 को स्वस्थ होने पर उन्हें घर भेज दिया गया। इस बीच केरल में इस बीमारी के कुछ नए मरीज सामने आने लगे। इस प्रकार भारत में इस बीमारी का प्रसार होने लगा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा था। दुनिया एकाएक भय के साए की गिरफ्त में आने लगी। विभिन्न देशों में रहने वाले लोग स्वदेश लौटने लगे। इनमें बहुत सारे लोग कोविड-19 पीड़ित भी थे। अभी सूर्य बहुत अच्छी गजल गा रहे थे और उसमें उसका संदर्भ भी वो वहां पर प्रस्तुत कर रहे थे कि कैसे जो मजदूर हैं उनकी स्थिति के बारे में। अब ये जो आवागमन था उसमें कोविड पीड़ित भी बहुत सारे लोग थे। तमाम प्रयासों के बावजूद देखते ही देखते यह बीमारी विश्व के लगभग 215 देशों में फैल गई। अब जब कोरोना काल की बात चलेगी तो ये तथ्य हमारे सामने होंगे और भी। जैसे 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। और आज जब 23 अगस्त 2020 को हम और आप बात कर रहे हैं, तब तक दुनिया में 2,33,00,000 से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। 8,08,000 लोगों की जान इस बीमारी से जा चुकी है। भारत इस समय दुनिया का नंबर 3 का देश है, जहां इसके रोगियों की संख्या 30 लाख के पार जा चुकी है। अब यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि 13 मार्च 2020 को भारत में कोरोना से पहली मौत हुई थी। तब से अब तक लगभग 50,000 लोग इस बीमारी के कारण दम तोड़ चुके हैं। अब कोरोना काल की कविता पर विचार करते हुए ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कोरोना काल है, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते या भाषा के विद्यार्थी होने के नाते या जब भी इतिहास को पढ़ेंगे इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते और अर्थ का जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो अपने अपने ढंग से इस टाइम पीरियड की व्याख्या करेंगे और इसके ऊपर हम उसे कोरोना काल कहेंगे। तो काल की जो पृष्ठभूमि है और जिन चीजों से वह निर्धारित हो रहा है या जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, उस संदर्भ में यदि देखेंगे तो कोरोना काल की कविता पर विचार करते हुए कोरोना से उत्पन्न वैश्विक सामाजिक आर्थिक उथल पुथल को उसकी पृष्ठभूमि में हमें स्मरण रखना होगा। यहाँ कुछ तथ्य और हमें ध्यान रखने होंगे, उनकी ओर भी मैं संकेत करता चलूं, जिन्होंने कोरोना काल की कविता को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। अभी सूर्य कह रहे थे कि सुनी हैं गलियां मोहल्ले सब सुने हैं, तो उसके पीछे उसके जो कारण है, इस कविता को गढ़ने की जो पृष्ठभूमि है, जो कारण है, हमें उसको ध्यान में रखना होगा। तो कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए चीन ने वुहान शहर को देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरह अलग थलग कर दिया था। एक कोरोना के संदर्भ में जुड़ी हुई है और इस अलग थलग करने को लॉकडाउन नाम दिया गया। आप सभी को स्मरण होगा कि भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2020 को 14 घंटे के जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी और जिसमें बिना किसी प्रशासनिक दबाव के, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, और भारतीय सभ्यता संस्कृति और व्यवहार कि बिना किसी प्रशासनिक दबाव के संपूर्ण राष्ट्र निवासी अपने अपने घरों में बंद रहे, बिल्कुल कैद हो गए, कोई बाहर नहीं निकल रहा है।
दुनिया भर से जो खबर आ रही थी उनसे कोरोना का भय गहरा होता जा रहा था। और यहाँ जब कहा गया कि सबको बंद रहना है तो सब लोगों ने उसका पालन किया। 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी एक बार पुनः राष्ट्र की जनता से संवाद करने उपस्थित होते हैं। उन्होंने जी 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी एक बार हैं राष्ट्र की जनता से संवाद करने उपस्थित हुए और उन्होंने कोरोना की चैन तोड़ने के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक यानी 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यद्यपि स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त प्रत्येक गतिविधि को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने घर के भीतर रहें। बाहर निकलना अपनी और दूसरों की जान को खतरे में, जोखिम में डालना था। तो इस समय तक भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या आप देखेंगे 500 तक पहुंच चुकी थी। 14 अप्रैल के बाद भी भारत में लॉकडाउन की सीमा को कई बार आगे बढ़ाया गया। 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक 19 दिन के लिए, 4 मई से 17 मई तक 14 दिन के लिए और फिर 17 मई से 31 मई तक लॉकडाउन भी बढ़ाया गया। और ये सभी फैसले केंद्र सरकार द्वारा लिए गए थे। और गृह मंत्रालय के कुछ दिशा निर्देश अभी भी बने हुए हैं। इसके पश्चात राज्य सरकारों ने स्थितियों के आधार पर फैसले लेने शुरू किए। आज जब हम और आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं उस समय कुछ क्षेत्रों में सशर्त कामकाज के लिए छूट मिली हुई है और कुछ क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और अभी अभी सूर्य ने भी कहा कि अभी कुछ सूर्य उदित होने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें कि हम सब लोग एक दूसरे से मिलें, बात करें, इसकी हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोरोना के भय ने लोगों को घर में बंद रहने के लिए विवश कर दिया और घर के भीतर रुके लोग परिवार के साथ समय का सदुपयोग करने लगे। और देखिए, यहां से समाज में कोरोना काल की रचनात्मकता का नया रूप सामने आने लगा। जबकि हम घर के भीतर हैं तो कोरोना ने हमें कैसे रचनात्मक बनाया, ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बचपन के खेल, पूरी नींद लेना, घर के भीतर व्यायाम करना, घर के कामों का मिलजुल कर निपटारा, पाक कला का बहुत प्रदर्शन इस लॉकडाउन में हम सब ने देखा है, पसंदीदा संगीत सुनना आदि, मतलब ये सब रुचियां जो है ना वो खुल के सामने आने लगी हैं। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये भी था कि प्रकृति का मनोरम रूप देखने को मिला। एकाएक स्वच्छ हवा और पक्षियों का कलरव मन को आनंदित करने लगा। ऐसी स्थितियों में सोशल मीडिया समाज के लिए वरदान बन के उभरा। मैं इसे वरदान की संज्ञा दे रहा हूं। सोशल मीडिया ने ऐसा मुक्त मंच उपलब्ध कराया जहां लोग अपनी छोटी से छोटी रुचि, उपलब्धि या विचार को सभी के बीच बांटने लगे। अब ये जो लॉकडाउन की अवधि का जो उपयोग है उसमें सबसे रचनात्मक उपयोग साहित्य सृजन के रूप में सामने आने लगा। लोग अपने विचारों की स्थिरता के लिए कविता, कहानी, संस्मरण आदि लिख के सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे साझा करने लगे। डायरी के रूप में भी बहुत सारी सामग्री लिखी गई होगी। साहित्य सेवा में रत एक पूरी पीढ़ी जो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर है, उसने भी इस दौरान गंभीर सृजन कार्य किया होगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप में मेरा ये मानना है कि जो हमारे थोड़े से वरिष्ठ जन हैं, सोशल मीडिया से अलग हैं, लेकिन उन लोगों ने बहुत गंभीर चिंतन किया होगा, क्योंकि इस स्थिति को देख करके उनकी जो सहृदयता है, रचनात्मकता है, उसने बहुत अच्छी तरह से उसको कहीं ना कहीं व्याख्यात किया होगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वह साहित्य भी पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या कवि सम्मेलनों के माध्यम से समाज के सामने आएगी।
पर अभी तो धन्यवाद देना होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को, जिसने अनेकानेक प्रतिभाओं के विचार से हमारा साक्षात्कार कराया है। भय और बंधन के बीच साहित्य सृजन के कई ऐतिहासिक अवसर साहित्य जगत ने देखे हैं। विदेशी शासन के अधीन भय का साहित्य, सन 1975 के आपातकाल का साहित्य, ये इसके बड़े उदाहरण हैं। पर कोरोना काल का जो साहित्य है, अपने आप की छाया से दूर रहने की भयावहता से उपजा साहित्य है। यानी हम अपनी छाया से भी दूर रहना चाह रहे हैं, दूर रहने का उपक्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब कोरोना काल जन क्षति की दृष्टि से इतिहास के शाह अध्याय के रूप में जाना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कोई कहीं विवाद भी इस बात पर नहीं होगा। पर किसी भी काल के मात्र एकल पक्ष ही नहीं होते कि वह सिर्फ शाह है, शाह उसकी प्रवृत्ति है, ऐसा हम कह रहे हैं और है, पर कई दृष्टियों से इसकी उपलब्धियों की भी सराहना करनी होगी। भारतीय जनमानस की सौहार्दता की ऐतिहासिक घटना, अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना इस समय की महान उपलब्धि है। लगभग 500 वर्षों से भारतीय जनता सत्य के जीत की राह देख रही थी। अभी अभी बहुत अच्छा कवितावली का उदाहरण भी दिया गया था, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। तो 500 वर्षों से एक बड़ी प्रतीक्षा सत्य की जीत की थी। राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई। यह कोरोना काल की घटना है। भारतीय जनमानस के भाईचारे की विरासत का इससे बड़ा उदाहरण अभी हमारे इतिहास में नहीं है। यह बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस तरीके का व्यवहार भारतीय समाज के द्वारा इस विशेष अवसर पर किया गया, वह ऐतिहासिक घटना है। और जब जब समाज शास्त्री इस पर चिंतन करेंगे तो इसका यह उज्ज्वलतम रूप निरंतर निखरता जाएगा। वैश्विक महामारी के भयावह दौर में भारत ने लगभग 130 देशों को चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई है। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की क्षमता का ये जो नया रूप दुनिया ने देखा है। अभी अभी बहुत अच्छी पंक्तियों से, ए शहीदो तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा, बहुत अच्छी सी पंक्तियां कही हैं मेरे मित्र। लद्दाख ने भारतीय सेना की अंगड़ाई देखी तो भारतीयों का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संकल्प भारत की नई राह के सूचक बने हैं, और ये कोरोना काल की उपलब्धि है। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने वर्षों बाद भारत की माटी को चूमा है। देश के कर्मवीर मजदूर वर्ग, जिसको अभी बहुत अच्छे से भावात्मक रूप में व्यंजित किया गया था, वर्णित किया गया था, देश के कर्मवीर मजदूर वर्ग ने हजारों मील पैदल चलकर अपनी जीवटता की अद्भुत मिसाल पेश की। देश और गांव अपनों को अपने बीच पाकर प्रफुल्लित हुए हैं। प्रवासियों का आगमन राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या की खुशी जैसा प्रतीत होने लगा था। कोरोना काल के और भी सकारात्मक पहलू हैं जिन पर सामाजिक चर्चाएं हो रही हैं और आगे होंगी भी। समय की अपनी सीमा है, इसलिए संकेत मैंने इस ओर किया है। अब हम चर्चा करें कोरोना काल की कविता के ऊपर। साहित्य के आरंभ से काव्य ने सृजन की अगुवाई की है। कविता आरंभ से सृजन में रही है। कबीर एक प्रजापति, ऐसी परिभाषा रही है, या कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू भी कहा गया है। तो उसने एक लीडिंग रोल हमेशा से अपनाया है, और कविता कोरोना काल में प्रमुख साहित्यिक विधा के रूप में उपस्थित रही है। जब हम कोरोना काल की कविता की बात करेंगे तो हमें सबसे मजबूत उपस्थिति कविता की दिखाई पड़ेगी। इस कविता से यह धारणा भी पुष्ट हुई है कि रचनात्मकता मानव की मूल वृत्ति है। हम सभी के भीतर एक कलाकार होता है, आवश्यकता होती है उस कला को निखारने की।
उसको अवसर प्राप्त होने की। विचार और राग, जिन्हें विचार को साहित्य और राग को संगीत का नाम दिया जाता है, ये हमारे स्वभाव की विशेषता है। ये आधार वृत्ति है और हमारी ये जो आधार वृत्ति है, इन्होंने कविता का रूप धारण किया है इस दौर में। कोरोना के प्रभाव, उससे बचाव के तमाम उपाय कविता के विषय बनकर उभरे हैं। अब उदाहरण के लिए कवि आदर्श सक्सेना ने कोरोना के ऊपर बहुत सारे दोहे लिखे हैं। मैं यहाँ 2-3 दोहों का उदाहरण आपके सम्मुख रख रहा हूं। उन्होंने दोहा लिखा कि छोटा सा वायरस है कोरोना नाम, छोटा सा एक वायरस है कोरोना नाम, पर सबको समझा दिया कर्मों का परिणाम। दूसरा दोहा उन्होंने लिखा, चीन त्रासदी झेलता खाली हुआ वुहान, लगते कब्रिस्तान से इटली और ईरान। अब ये जो कोरोना की भयावहता है और उसको कविता में लाना, कविता के भी एक विशेष फॉर्म यानी दोहा में प्रस्तुत करना, ये कविता की अपनी अहमियत है। एक और दोहा उनका है, आंख नाक मुंह जब छुए पहले धोए हाथ। अब देखिए कि कविता में जन जागृति और जो संदेश सरकार दे रही है उसको कैसे ग्राह्य किया गया और कैसे प्रस्तुत किया गया, यही कविता की ताकत है, जिससे कि कविता ग्राह्य होती है, मनोरम होती है। बड़ी आसानी से यहाँ पर आदर्श सक्सेना ने कहा कि आंख नाक मुंह जब छुए पहले धोएं हाथ, सैनिटाइजर को रखें हरदम अपने साथ। अब देखिए कवि ने आगे कवि धर्म का निर्वाह करते हुए धैर्य और इससे बचने के मार्ग पर भी एक दोहा लिख दिया। बड़ा सुंदर सा दोहा लिखा सक्सेना ने, बस कुछ दिन की बात है ना होए बेचैन, बस कुछ दिन की बात है ना होए बेचैन, घर में अपने बैठिए तब टूटेगी चैन। अब बताइए, जिसके लिए लॉकडाउन किया उसी लॉकडाउन के लिए एक बहुत बढ़िया से दोहा से अब ये कविता से हमारे सामने आया। अब अवध क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध कवि, समालोचक और बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत रचनाकार डॉक्टर ओम निश्चल, इन्होंने कोरोना के ऊपर एक पूरी श्रृंखला लिखी है। सोशल मीडिया पे वह श्रृंखला खूब प्रसारित हुई है, उसको बड़ा सम्मान मिला है, प्यार मिला है और इन गीतों की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हुई है। उनके गीत की कुछ पंक्तियां इस तरीके से हैं, कितने खौफनाक मंजर हैं यहाँ तबाही के, कितने खौफनाक मंजर हैं यहाँ तबाही के, घुटने टूटे सुपर शक्ति की तानाशाही के, फंसी हुई दुनिया कैसे अपने ही पासों में, एक वायरस टहल रहा आदम की सांसों में, अवरोधक लग गए पाम में आवाजाही के, अवरोधक लग गए पाम में आवाजाही के, कितने खौफनाक मंजर हैं यहाँ तबाही के। अब ये यदि कवि या रचनाकार या गीतकार इस बात को इस तरीके से प्रस्तुत करेगा तो कविता अपने आप जनता तक पहुंचेगी और उसमें संदेश संप्रेषित करेगी, सजग करेगी, अपनी ताकत दिखाएगी। उनका एक और गीत आप देखें डॉक्टर ओम निश्चल का, उसकी कुछ पंक्तियां इस तरीके से हैं, जिन गलियों मोहल्ले की बात एक शहीद के संदर्भ में अभी चल रही थी, यहां पर कुछ पंक्तियों में ऐसी ही बात कही गई है, पहले से अब दिखती नहीं बे रौनकें बाजार की, पहले से अब दिखती नहीं बे रौनकें बाजार की, हर रोज सन्नाटा यहाँ हर रोज बढ़ते फासले, हर रोज मौतें बढ़ रही, हर रोज दो काफिले, कैसी हमारी चली धुन थम गई संसार की। वे वक्त के मजदूर हैं पर वक्त से मजबूर हैं। कितना सुंदर शब्द चयन और उतना ही बहुत बेहतरीन प्रस्तुतिकरण। वे वक्त के मजदूर हैं पर वक्त से मजबूर हैं, ताले लगे रास्ते रुके जाएं कहां वे दूर हैं, सुनता कहां मालिक भला यहां चीखें लाचार की, पहले सी अब दिखती नहीं बे रौनकें बाजार की।
अब ओम निश्चल जब ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोरोना काल की ये व्यवस्था अपने आप ध्यान रखनी होगी और कचोटेगी। जब जब साहित्य में या किसी भी क्षेत्र में इसकी चर्चा होगी तो ये कविताएं हमें बार बार आकर्षित करेंगी और इस काल को हमारे तक पहुंचाती रहेंगी। देखिए, आप गुलजार साहब हमारे समय के चर्चित चेहरे हैं। सब लोग जानते हैं कि गुलजार साहब एक बड़े संगीतकार हैं, बड़े गीतकार हैं, बड़े कवि हैं और तमाम जो भारतीय संदर्भों में बड़े साहित्यिक मंच होते हैं उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनमें वो शान है। अब गुलजार साहब ने सिनेमा जगत में उनके गीत और साहित्य जगत में उनकी काव्य पंक्तियां समय और समाज को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत कर एक कविता जिसके संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि चलो अब घर चलें और चल दिए सब, मरेंगे तो वहीं जाकर जहां पर जिंदगी है। तो अब ये जो कोरोना काल की कविता है, अच्छा एक और बहुत विशेषता देखने योग्य है कि कोरोना काल में भजन, लोकगीत और अन्य सांस्कृतिक लोक पक्ष मजबूत होकर उभरे। कोरोना के प्रति जागरूकता या सावधानी के लिए भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने जितना प्रचार प्रसार किया उतना ही जन जागरण का दायित्व लोकगीतों और कविता ने निभाया है। इस बात को हमें देखना होगा। मैं अभी कहीं देख रहा था कि राजस्थान के जो मांगड़ियार जो अपने इतिहास और सामाजिक बोध के लिए सदैव चर्चा में रहते हैं, इनके कोरोना लोकगीत समाज में बड़ी जन जागृति फैला रहे हैं, ऐसा राजस्थान की सूचनाएं आ रही थी। जयपुर निवासी मुकेश वर्मा साहब प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं और लोकगीत गायक हैं। उनका जो एक लोकगीत है वो बहुत चारों तरफ गाया जा रहा है और बहुत अच्छा संदेश संप्रेषित कर रहा है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं, दरवाजा कर ले बंद, कोरोना वायरस आ जाएगा। अब ये देखिए, बंद रहना, कोरोना काल की कविता, दरवाजा कर ले बंद, कोरोना वायरस आ जाएगा। ये बहुत बुरी बीमारी है, यत सारी दुनिया हारी है, नहीं सांस बचे ना नंद, कोरोना वायरस आ जाएगा। अब ये जो सामाजिक संदर्भ भी आ जाना और उसका संदेश भी संप्रेषित हो जाना, यही कविता की ताकत होती है और इस गीत में वो ताकत हमारे सामने आई। आप सब लोग क्योंकि सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं और हम तमाम चीजों का आकलन उसके लाइक और शेयर से भी करते हैं। मुझे लग रहा है कि जो लोग कोरोना के संदर्भ में कुछ कुछ चीजें देख रहे होंगे उन्होंने अवश्य इस चीज को कहीं ना कहीं देखा होगा। मथुरा की एक कवयित्री हैं भारती शर्मा, उन्होंने कोरोना पर एक लोकगीत लिखा और उसने अनेक लोगों को उसके लिए प्रेरित भी किया। संभवतः सोशल मीडिया पर प्रसारित कोरोना लोकगीतों में सबसे अधिक लाइक और शेयर इसी लोकगीत को मिले हैं। इन्होंने 4 अप्रैल 2020 को एक लोकगीत लिखा जिसे ब्रजवासिनी की ललकार नाम दिया गया और इसे संगीतबद्ध किया लोकेश शर्मा ने। इस लोकगीत के बोल हैं, कोरोना तेरो नाश जाएगो, तो कुछ ठौर मिलेगो नाहे, बज मारे तेरो नाश जाएगो। अब कितना गाली दी गई है और गाली भी जो कि उसे लोक अंचल के महत्वपूर्ण गाली, बजमारे शब्द वहां पर बहुत ही ऐसा व्यावहारिक सा है कि बहुत गाली के रूप में प्रयोग होता है। और तेने ब्रजवासिन ते छीन लियो जलेबी और कचौड़ी को दोना। अब इस लोक गीत में ब्रज क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक जो पूरी परंपरा है, जो पूरी संरचना है, उसका ठेठ ग्राम्य रूप अपने मनोरम ढंग से प्रस्तुत हुआ है। आगे की पंक्तियां यदि आप देखें तो उसमें वो लिखती हैं, घर में बैठे तरस रहे हैं लड्डू रबड़ी छेना को। अब आप देखिए सामाजिक प्रभाव, कविता और कोरोना। यहां पर वो लिखती हैं कि घर में बैठे तरस रहे हैं लड्डू रबड़ी छेना को, पान मसालो रीत गयो, मिले कहूं ना तंबाकू, कोरोना तेरो नाश जाए। अखियां कबते तरस रही हैं ठाकुर जी के दर्शन को। मथुरा धर्म नगरी है और वहां पर मंदिर और घर घर मंदिर, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, ये अवधारणा वहां की है और उस चीज को उन्होंने अपने इस गीत में पिरो दिया। अखियां कबते तरस रही हैं ठाकुर जी के दर्शन को, यमुना मैया याद करे है अपने भोले भक्तन को।
तोकू शरम नेक ना आवे, बालक बैठे पढ़वे थे। कितनी बड़ी चिंता की जो एक लकीर है, और एक माता होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते ये जो लकीर या समाज की बड़ी लकीर इस समय जो चिंता की है, वह है बच्चों का घर में रहना, उनका स्कूल नहीं जाना। और ये स्कूल नहीं जाना एक पूरे भविष्य के लिए एक बड़ा गैप हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा। इस बात को उन्होंने इस लोकगीत में और कोरोना की बुराई के रूप में कितना बढ़िया पिरोया है कि तोकू शरम नेक ना आवे, बालक बैठे पढ़वेते, तो कहा आराम मिले है, सास बहू के लड़वेते। मारग सुने पनघट सुने, सुने कुंजन गलियारे, ब्रिजवासिन को शाप है तोकू जन जन के हत्यारे, कोरोना तेरो नाश जाएगा। अब ये जो लोकगीत है, और इसमें इस गीत में जो भाव कोरोना के प्रति आया है, तो लोकगीतों ने कोरोना काल में एक और बहुत बड़ी बात जो इससे आप देखेंगे, जो कि भविष्य में निश्चित रूप में चिंतन के केंद्र में होंगे, कि लोकगीतों ने कोरोना काल में लोक भाषाओं या बोलियों को इनका बड़ा उपकार किया है। देश विदेश में बैठे लोग भी अपनी मातृभूमि के अंचल से जुड़कर ऐसे लगता है जैसे जब अपना गीत सुनते हैं, जैसे कि हम अपनी मातृभूमि से कहीं लिपट गए हैं, अपने अंचल में रच गए हैं, बस गए हैं, वही मित्र, वही भाषा, वही बोली, सब। तो ये जो लोक भाषाओं या बोलियों का जो इससे एक पुनरुद्धार होगा या उसका जो एक महत्व होगा, यह भी देखना होगा। और ये इस संदर्भ में और महत्वपूर्ण है कि जब भारत सरकार ही नई शिक्षा नीति में इस बात पर फोकस कर रही है कि स्थानीय भाषाओं का विकास हो, तो ये जो लोकगीत हैं और अपने समय और समाज की धड़कन को कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे पहचाना जाए, ये जो चीज है ये निश्चित रूप में यहाँ इन लोकगीतों से होगी। तो ये जो पक्ष है ये समय कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और अब मैं सीधे, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, ये तो बातें कोरोना काल की कविता के कुछ उदाहरण देकर के मैंने अपने आपके साथ कुछ चर्चा की थी। अब हम बात करें जो जनमंथन की एक बहुत बड़ी सफलता कहें या उसका बहुत बड़ा योगदान साहित्य के लिए होगा, यानी मैं संकेत कर रहा हूं लॉकडाउन डायरी की ओर। जनमंथन मंच ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म को कई दिशाओं में सक्रिय किया है। ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, और इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। जब हम उसको उसके अकाउंट में जाकर, वेबसाइट पर जाकर के देखते हैं, तो पाते हैं कि ये जो जनमंथन है किसी एक दिशा में एकांगी होकर एक सरणी में काम नहीं कर रहा है, विपक्ष, और जो कि बहुत ही वैल्यूबल और समय की मांग के अनुरूप है, ऐसे पक्षों पर काम जनमंथन कर रहा है। और यह मंच एक और देश दुनिया से जुड़ने के लिए समाचार उपलब्ध करा रहा है, और दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहयोग कर रहा है। तो ये बड़ी उपादेयता है। और इनमें एक जो इसकी विंग कहेंगे, एक शाखा कहेंगे, एक मंच कहेंगे, वह है साहित्य मंथन। साहित्य मंथन के माध्यम से समसामयिक साहित्य सर्जकों को अपनी रचनाओं को पाठकों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। यह जानकर और देखकर अच्छा लगता है कि इस मंच पर साहित्य का सार्थक संवाद निरंतर जारी है। और ये जो संवाद हो रहा है ये इतना महत्वपूर्ण है कि दूरगामी, यानी इधर जनमंथन की लॉकडाउन डायरी साहित्यिक गलियारों में अच्छी चर्चा बटोर रही है। इसका श्रेय जनमंथन की युवा टीम और उसके रचनाकारों को जाता है, जो लगातार मनोरंजक रचनाएं भेज करके इसे रोचक रूप प्रदान किए हुए हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, जो लोग इस पर रचना भेज रहे हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूं और उनको धन्यवाद भी कि वो अपनी सक्रियता से, ऊर्जा से और अपनी रचनात्मकता से इस मंच को लगातार बनाए हुए हैं और एक सार्थक संवाद निरंतर उससे स्थापित हो रहा है। लॉकडाउन डायरी के प्रथम पृष्ठ पर अब मैं लॉकडाउन डायरी का जो हम
मैंने जो कुछ पढ़ा है, मैं कुछ उसमें से जो समझ पाया हूँ उसकी चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ कि लॉकडाउन डायरी जब भी हम उसके आपके जनमंथन को खोलेंगे और उस पर जब हम उसके साहित्यिक मंच के तहत लॉकडाउन डायरी देखेंगे, तो जो लॉकडाउन डायरी का प्रथम पृष्ठ है उस पर कविता छपी है फराओ और बुद्ध। फराओ और बुद्ध। कवि हैं दीपक जायसवाल। कविताएं जिस ताकत के बल पर दूर तक जाती हैं, वह ताकत इस कविता में मौजूद है। इस कविता को समझने के लिए लंबे इतिहास बोध और दो संस्कृतियों के व्यवहार को जानना आवश्यक है। फराओ, या जिसे उच्चारण में फेरो भी कहा जाता है, ये मिस्र की संस्कृति का राजनीतिक और धार्मिक इतिहास अपने में समेटे हुए है। फेरी यानी परी या तितली जैसे जीवन की कल्पना वाले फराओ अवतारवाद की अवधारणा से भी जुड़े रहे हैं। यहां शासकों की भोगवादी दृष्टि के दर्शन है। कविता बहुत महत्वपूर्ण है। कविता में उसको निरंतर पूरे इतिहास को, उनकी प्रवृत्ति को वहां पर दीपक जायसवाल ने बाकायदा प्रस्तुत करने का, पूरा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करने का और उसके प्रभाव और संवेदना के रूप में प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है और वो सफल रहे हैं। कविता में दूसरा दर्शन महात्मा बुद्ध का है। भारतीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में ईसा से 5-6 शती पूर्व महात्मा बुद्ध सत्य की खोज में राजपाट त्याग कर वनगमन कर गए थे। इस कविता में त्याग और भोग के बीच का द्वंद्व उभरा है। जब ये कविता हम पढ़ते हैं तो यहां पर त्याग और भोग दोनों के बीच का जो द्वंद्व है और उससे समाज निर्मित है वह बहुत सुंदर उभर के आ रहा है। तो त्याग और भोग का जो द्वंद्व है वह उभरा है। और कवि ने जब आरंभ में कविता जब वो आरंभ कर रहे हैं तो उन्होंने ये लिखा और पहली ही पंक्तियों से इस चीज को उन्होंने संकेतित कर दिया। कवि लिखते हैं दीपक जायसवाल के मिस्र के फराओ अपने ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए, देखिएगा शब्द चयन और उस शब्द चयन के साथ में भाव का प्रस्तुतिकरण, संवाद करने की कला और कवि की ताकत। और कोरोना काल में जब लॉकडाउन डायरी की पहली कविता एक बड़े इतिहास और बड़े कैनवास पर अगर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आप उसमें देखें कि दीपक लिखते हैं कि मिस्र के फराओ अपने ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए मृत्यु के बाद दुनिया के लिए भी सोने चांदी अपनी कब्रों में साथ ले गए। दफनाए गए हजारों हजार गुलाम जीते जी कि राजा जब अपनी कब्र में हो कि जब कभी एक रोज फिर जी उठे तो उसके पैर धूल धूसरित ना हो, इसके लिए। अब आप देखिए कि राजा और धार्मिक प्रचार के लोग भी उसमें शामिल थे। उनकी सुरक्षा, उनका दिखावा, उनकी मृत्यु के पश्चात इतना बड़ा एक पूरा व्यवहार जिसकी ओर संकेत किया दीपक ने इस कविता में। अब देखिए दूसरी ओर आगे की पंक्तियों में दीपक लिखते हैं जिसमें भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण चिंतन सामने वो लाते हैं और दोनों को तुलना करके देख लीजिएगा। वो लिखते हैं कि ईशा पूर्व में ही कपिल वस्तु में भी एक राजा का राजपाट था। एक रोज अकूत धन राजपाट बीच जवानी में छोड़ वह साधु हो गया। बरसों बरस भूखा प्यासा भटकता रहा इस आस में कि दुनिया के लिए वह एक रोज मुक्ति का रास्ता खोज निकालेगा। बंदराओं, गुफा, गेहों, नदी, पहाड़ों, जंगल, आश्रम, मठों में धूल फांकता रहा। हर एक ज्ञान के सोते में उसने अपने ज्ञान चक्षु को डुबोए
कि हर रोज दुनिया के अनंत हृदयों के असीम दुख पीड़ाओं को वह हर लेगा। ये भारतीय संस्कृति। महात्मा बुद्ध का जो एक है कि दुनिया का संकट हर लेगा। और एक और मिस्र की संस्कृति, दीपक जायसवाल की यह लंबी कविता है। कोरोना काल में इस कविता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। विस्तारवादी मानसिकता के लोग जब दुनिया को सिराहने रखकर सोने की कल्पना कर रहे हों, तो भारत की धरती से मिस्र के फराओ का इतिहास उन्हें एक मार्ग दिखाने का काम कर रहा है। इस कविता में वही संदेश निहित है जो वर्ष 1905 में मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो उद्घोष किया था, वही संदेश यहां पर निहित है। इकबाल लिखते हैं, आप सभी जानते हैं, सभी मित्र इस बात से परिचित हैं, यूनान ओ मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल ने इन पंक्तियों में किसी की भौगोलिक सीमा या अस्मिता के मिटने का संकेत नहीं किया था। संकेत संस्कृति के कालजयी होने का था, संकेत अहंकार के भस्म हो जाने का था, संकेत उस विकृत मानसिकता के जमींदोज होने का था जो सबको हड़प लेने के मंसूबों पर आधारित है। मित्रों, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और यदि वही स्थिति है, दीपक जायसवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यह संदेश बहुत दूर तक जाता है और एक चुनौती पेश करता है। कोरोना एक बीमारी तो है, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि यह मात्र शारीरिक कष्ट पहुंचाने वाली बीमारी नहीं है, इसके अन्य निहितार्थ भी हैं। जिस समय दीपक की यह कविता हमारे सामने आती है, उसी समय भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े मथुरा के एसडीएम क्रांति शेखर सिंह की कविता भी सोशल मीडिया पर बहुत सराहना पा रही होती है। आप लगातार देखेंगे, कविता का शीर्षक है गोविंद चले आओ, बहुत ट्रेंड में रही है, उसको लगातार लोगों ने पढ़ा है। इस कविता में भी इतिहास अपने को नए ढंग से पिरो रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि क्रांति शेखर सिंह उस समय यह कविता लिख रहे हैं जब वे कोरोना से पीड़ित क्वारंटाइन कैंप में हैं। कोरोना काल की कविता कब आती है, कैसे आती है, किन स्थितियों में आ रही है, और यहां दो प्रशासनिक अधिकारियों की कविता की बात कर रहा हूं। उनसे हम सिर्फ सामान्य अभिव्यक्ति की बात नहीं कर सकते, उन्हें अपने स्तर के अनुकूल वह संकेत अपनी कविता में देना ही चाहिए, देना होगा, जिसके कि संकेत और संदेश दूर तक जाएं। यहां दीपक जायसवाल और दूसरे क्रांति शेखर सिंह कोविड से पीड़ित हैं, क्वारंटाइन का जो कैंप है उसमें है, और वहां उन्होंने एक कविता लिखी है मथुरा के एसडीएम में। उस समय उन्हें मथुरा का वह इतिहास याद आता है जिसमें औरंगजेब द्वारा 1670 ईस्वी में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़वा दिया था। वह इतिहास स्मरण होता है। लाल पत्थरों से निर्मित इस ऐतिहासिक मंदिर की छवि पर वे लिखते हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। वे लिखते हैं कि मैं घिरा हुआ हूं कलयुग से। अब आप इसको ऐसे देखिएगा कि एक और राम मंदिर की भी बात चल रही है, दूसरी ओर हम ऐतिहासिक भौगोलिक रूप में बड़े संकट के दौर में भी ना कहें, लेकिन एक संघर्ष के दौर में जरूर भारत है। चारों तरफ से कुछ प्रभाव अलग अलग तरीके के हैं। ऐसे में एक प्रशासनिक अधिकारी जो संकेत हमारे तक कर रहा है
हम जो साहित्य के विद्यार्थी हैं एक और द्रोणाचार्य का संकेत समझते हैं, और बहुत सारी चीजें में हम देखते हैं मिथकी प्रयोगों को। यहाँ पर क्रांतिशेखर कहते हैं, मैं घिरा हुआ हूं कलयुग से, तुम अपना द्वापर ले आओ, इन लाल पत्थरों की रंगत फिर से मुझको लौटाओ। कालिंदी खुद है डूब रही, कुछ इसको भी तो सुलझाओ, ब्रिज तुम्हें बुलाता है फिर से, ब्रजराज चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ, फिर से गोविंद चले आओ। अब आप देखें कि भक्ति और इतिहास और उसके साथ में एक संकेत, ये कविता की ताकत होती है, और यही कविता को कालजयी बनाने का एक उपक्रम, एक माध्यम होता है। जब जब हम कोरोना काल में कुछ ऐसी कविताओं की चर्चा करेंगे कि जो हिंदी की श्रेष्ठ कविताओं में दूर तक संकेत देने वाली हैं, तो मुझे लगता है दीपक जायसवाल की कविता और क्रांतिवीर सिंह की कविता निश्चित रूप में उनकी चर्चा होगी। लॉकडाउन डायरी में आगे बढ़ते हैं। आगे के पन्ने कोरोना काल के बदलाव को अपने ढंग से दिखा रहे हैं। कमलेश यहाँ पर हैं, उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया रचना लिखी है। कविता नहीं है, गद्य में बात कही है, पर जो संकेत और जो संदेश और जिस व्यवस्था को उन्होंने उभारा है और जिस माधुर्यमयी ढंग से उभारा है, कठिनता को, एक संघर्ष को कैसे सहज स्वीकार किया जाए और उस सहजता में उस संकट को विगलित कर दिया जाए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, हमें लगे ही नहीं कि यह संकट है। उसके लिए कमलेश की जो रचना है, जो कि लॉकडाउन डायरी में दूसरे पायदान पर वहां हमें उपस्थित होती है, और उसे पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। कमलेश ने छोटी सी सत्य घटना को, जिसको शीर्षक दिया एकजुट हो रहा समाज, इसके माध्यम से सत्य घटना को वर्णित किया है। अब देखिए कमलेश लिखती हैं इसमें कि लॉकडाउन की जो घोषणा है ना, वो बीमारी की दृष्टि से स्वागत योग्य कदम है, ऐसा उन्होंने वहां पर स्वीकार किया कि लॉकडाउन की घोषणा हुई है और बीमारी के लिए है, स्वागत है। लेकिन जिस ओर उन्होंने संकेत किया बहुत महत्वपूर्ण है और चिंतन की बात है। और एक युवती जब इस बात को दूर हमारे तक पहुंचाए और साहित्य की ताकत बन के उभरे, तो यह संदेश और भी हमारे लिए ग्राह्य हो जाता है। कमलेश ने लिखा है कि इस परिस्थिति में निरंतर बढ़ती महामारी को देखते हुए शहरी आम जन पर आशंका के बादल भी गिराए। वे अपने पैतृक स्थान पर लौट जाना चाहते थे, क्योंकि आने वाले समय में वे भोजन की व्यवस्था के साथ ही मकान के किराए की आपूर्ति कर पाने में असमर्थ हो जाते। इस कारण वे लौट जाना चाहते। अब मित्रों ध्यान देना होगा कि जो व्यक्ति गांव से रोजी रोटी की खोज में शहर आया हो, वह वापस गांव जाना चाहता है, यानी अभाव से अभाव की यात्रा। अभाव से अभाव की ये जो यात्रा है सुखद नहीं हो सकती, दुखद ही होगी। कमलेश ने अपने घर में किराए पर आए नव दंपति को वर्णित किया है। कमलेश के पिता इस दंपति को आश्वासन देते हैं कि वे यही रहें। वो अभी अभी आए हैं, कुछ दिन पहले दिल्ली में आए हैं, और वहाँ इनके घर में वो किराए पर हैं, और अभी तक नौकरी लगी है, बस शुरू हुआ है और लॉकडाउन हो गया, तो परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं और वो तुरंत जाना चाहते हैं। और धन्यवाद देना होगा भारतीय संस्कारों का और ऐसे संस्कारी लोगों का, उन्हें नमन करना होगा। यहाँ पर कमलेश ने लिखा कि उनके पिता उन्हें आश्वासन देते हैं कि कुछ नहीं होगा, वे यही रहें, घबराएं नहीं। पर इस पर भी वो नव दंपति जाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कमलेश की अपनी बुद्धि, अपना जो उसका संवेदनशील उसका जो हृदय है, वह क्या सोचता है और क्या लिखता है, ये ध्यान देने योग्य। कमलेश लिखती हैं कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के कारण
यानी हमारे कहने से नहीं रुके, लेकिन पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के कारण वे उस रात नहीं जा सके और तब से वह नव दंपति अपने कमरे में रहते हुए हमारे परिवार का ही हिस्सा बना हुआ है। इस दुखित समय में यह एक सुखद अनुभव है कि वह नव दंपति राहत व कुशलता से है और शीघ्र ही लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात अपने गांव लौट जाएंगे। अब राहत और कुशलता की ये जो कामना है मित्रों, यही भारतीय संस्कृति है और कोरोना काल में ये संस्कृति अपने यानी आप कहेंगे कि चरम पर भी दिखाई पड़ती है। भारतीय समाज की यह विशेषता है कि सुख में भले ही एक दूसरे की कुशलता से अनभिज्ञ रहें, पर दुख में जरूर संग खड़े दिखाई पड़ेंगे। आपको याद होगा कि इसके बीज प्रेमचंद की कहानी कफन में भी दिखाए गए हैं। पूरा भारत इस बात का साक्षी है कि दुख की इस घड़ी में शासन प्रशासन से लेकर प्रत्येक भारतीय ने अपनी क्षमता के अनुसार एक दूसरे का संग दिया है। कमलेश ने इसे सहज शब्दों में इसमें आबद्ध किया है। बहुत सुंदर, पढ़ने लायक, बहुत अच्छी रचना है। लॉकडाउन डायरी के अगले लेखक सलिल सरोज हैं। सलिल ने एक लंबा लेख लिखा है जिसका शीर्षक है सोशल मीडिया और युवा साहित्य का लेखन। युवा लेखन को यानी सलिल ने बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश की है। इसमें युवा लेखन को तकनीक और व्यापार की नजर से देखते हुए सलिल लिखते हैं कि युवा लेखन में इतना ओजस्व होना चाहिए कि पुरातन की जमी काई और वर्तमान की गंदगी को साफ कर सके। अब देखिए, ये उद्देश्य और मुझे ऐसा लगता है कि ये युवा लेखन के लिए चुनौती है और आह्वान भी है, दोनों एक साथ है। ध्यान रखिएगा कि हमें चुनौती भी है और ये हमारे लिए आह्वान भी है कि क्या करना है कि जमी हुई काई भी हटे और वह ओज भी उसमें हो। पढ़ाई और लेखन दोनों के प्रति समाज का नजरिया बदला है और उस बदली हुई नजरिए की सलिल ने मुझे लगता है बहुत अच्छी ठीक ठिकाने की पड़ताल की है। सोशल मीडिया की उपयोगिता पर भी सकारात्मक टिप्पणी की गई है। वे लिखते हैं कि सोशल मीडिया ने अपने बिना भेदभाव के स्वरूप के, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, मैं प्रशंसा करता हूं सलिल की। उन्होंने अच्छा यहाँ पर शब्द प्रयोग किया कि इस तरीके का है जैसे कि वर्ल्ड कप खेलते हुए और क्रिकेट खेलते हुए कोई अच्छा शॉट जाए तो निश्चित रूप में उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। और यहाँ पर अच्छा शब्द प्रयोग, सटीक, जिस चयन को वहां यहां पर किया है सलिल ने, वे लिखते हैं कि सोशल मीडिया ने अपने बिना भेदभाव के स्वरूप के चलते हर उस लेखक, चिंतक एवं विचारक को एक नया आयाम दिया है जिसके माध्यम से आज वह हर मुद्दे पर प्रखर रूप से लिख रहे एवं इसी क्रम में एक ऐसे समाज की रचना भी कर रहे हैं जहां आदमी पहले से ज्यादा सशक्त हुआ है एवं सरकारें उत्तरदायी। अब ये देखिए, ये जो चिंतन है कि समाज और सरकार, ये दोनों का सम्मिश्रण, इन दोनों का मेल योग, उचित योग, ये इसकी ओर ज्यादा ध्यान जाना ये बहुत अच्छा है। निश्चित रूप में सोशल मीडिया की इस भूमिका की सराहना होनी चाहिए, ये सराहना की बात है। अब अंतरराष्ट्रीय शांति के मार्ग में ड्रैगन का अतिक्रमण। जी हाँ मित्रों, लॉकडाउन डायरी में अगला जो हमने लेख पढ़ा है या एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा विश्लेषण है। मोहित कुमार उपाध्याय ने एक सामरिक लेख लिखा है जिसका शीर्षक उन्होंने दिया अंतरराष्ट्रीय शांति के मार्ग में ड्रैगन का अतिक्रमण। भारत चीन संबंधों तथा चीन की अंतरराष्ट्रीय विस्तारवादी नीति का इसमें सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी से बात आरंभ कर मोहित ने 1949 में माओ की साम्यवादी क्रांति और उसके बाद सन 1970 से चीन की आर्थिक क्रांति पर विचार किया है।
विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे चीन की विस्तारवादी नीति निरंतर बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में निवेश के नाम पर पाक अधिकृत कश्मीर में सड़क निर्माण के लिए लालायित चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, इस पर गहरी पकड़ बनाई और इस बहाने से पूरे विश्व में अपनी व्यापारिक पकड़ स्थापित की। मोहित ने चिंता के रूप में इस प्रश्न को उठाया है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे लिखते हैं कि यह एक चिंतनीय पहलू है कि भारत में श्रम सस्ता होने के बावजूद उत्पादन लागत चीन के मुकाबले इतनी अधिक क्यों है। सरकार को व्यापक विचार विमर्श करके ठोस उपाय करने चाहिए ताकि वर्षों पुरानी समस्या का व्यापक समाधान करके आत्मनिर्भर भारत के मार्ग की ये सबसे बड़ी बाधा है उसको दूर किया जा सके। मित्रों, मैं क्या कहूँ, लॉकडाउन डायरी के मैंने कोशिश की है, मैंने काफी पढ़ा है और उसमें निरंतर कुछ कुछ चीजें जुड़ रही हैं और समय जो मुझे पवन जी ने या कमलेश जी ने जो संकेत किया था उसके कुछ ऊपर जाता जा रहा है। तो मैं एक दो बातें कह के, अपनी छोटी सी बातें कह के अपने को यहीं विश्राम दे दूंगा। मैं जानता हूं कि समय की अपनी बहुत बड़ी कीमत है, तो मैं एक दो छोटी छोटी सी बातें और कहूं, क्योंकि फिर कभी चर्चा का अवसर मिलेगा तो मैं लॉकडाउन डायरी के ऊपर और भी बहुत कुछ चर्चा करने की कोशिश करूंगा। लॉकडाउन डायरी में आगे डियर डायरी के नाम से छाया गौतम ने अपने से संवाद स्थापित किया है। बड़ा प्यारा सा संवाद है, रोचक है, आकर्षक है और पठनीय संवाद है। बड़े प्यार से वो अपने से बात करती हैं। कुछ आगे चलने पर, जब हम इस डायरी में कुछ आगे चलेंगे तो अनुज कुमार की कविता लिख लेता हूँ, इसमें भी कवि ने अपने से संवाद किया है। जिन लोगों ने लॉकडाउन डायरी पढ़ी है वो देखेंगे कि यहाँ पर अनुज भी अपने आप से बहुत संवाद करते हैं, बड़े प्यार से संवाद करते हैं। मैं एक दो पंक्तियां आपके सामने उसकी रख रहा हूँ। अनुज बड़े प्यार से लिखते हैं कि हर रोज कलम उठा लेता हूँ, दर्द कहता नहीं लिख लेता हूँ। अब इस कविता के अंत में, बहुत बड़ी कविता नहीं है, छोटी सी है, पर फिर भी बहुत बीच में मैं कविताओं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पंक्तियों की अंतिम पंक्ति की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी मनोरम पंक्ति है। यहाँ पर अनुज लिखते हैं, भूल अरुण अधरों को। मैं जहां तक जानता हूँ सूर्य भी श्रृंगार कविताओं के अच्छे रचनाकार हैं। उनकी श्रृंगार कविताएं बहुत बार कॉलेजों में चर्चा होती रहती है, मैंने ऐसा सुना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुज ने लिखा कि भूल अरुण अधरों को मैं मन मिला लेता हूं। देखिए ये महत्वपूर्ण है, भूल अरुण अधरों को मैं मन मिला लेता हूं, विरह की अग्नि में जलता रहूं कितना भी, विरह की अग्नि में जलता रहूं कितना भी, भला अंत में खुद को समझा लेता हूं। अब ये जो कविता है ना, बहुत प्यारी कविता है। और फिर इसके बाद में लॉकडाउन डायरी में ज्योति कुमारी की कविता मंजिल बस घर तक, और घर तक की मंजिल कितनी दूर हो गई है इसकी ओर ज्योति ने ध्यान दिलाया है कि कुआं से आए संकट में कदमों को थमने की टीस दिखाई पड़ती है। अब वे लिखती हैं, ये जो टीस है वो उनकी इस कविता में दिखाई पड़ती है कि कदमों की आहट भी शोर मचा रही है। अब देखिए, आहट को शोर में परिवर्तित कर देना या आहट शोर में परिवर्तित हो जाए, ये कितना बड़ा संकेत है। और कविता में ये जो संकेत होते हैं, ये जो हमारे निर्मिति होती है, यह उसे बड़ा बनाती है। ये जो प्रतीक है, ज्योति लिखती है कि कदमों की आहट भी शोर मचा रही है, सुनसान सड़क भी कोरोना कोरोना चिल्ला रही है। ये है कोरोना काल की कविता जो कोरोना से उत्पन्न है। लॉकडाउन डायरी में लेखन निरंतर हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जनमंथन का यह प्रयास एक दिन कोरोना काल के साहित्य का दस्तावेज बन के उभरेगा, जहां पर लोग कोरोना काल के चीजों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ना चाहेंगे। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर मैं क्या कहूँ, मैं अब यही कहूंगा कि आप सभी ने मुझे सुना, इतना समय दिया, आप सभी का आभार। जनमंथन के प्रति पुनः साधुवाद।
जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें आती नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो आपकी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं उसमें मैं जो समझ पाया हूँ, मेरी अपनी छोटी समझ हो सकती है, मैंने कुछ जो बातें आपसे कही हैं, आपने अवसर दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने कोरोना काल और कोरोना काल में रचित कविताओं पर तथ्यात्मक प्रकाश डाला। अत्यंत अभिभूत हूँ सर। हार्दिक आभार आपका। आपने कोरोना काल को विभिन्न प्रसंगों में संदर्भित किया, जैसे कोरोना काल ने हमें रचनात्मक बनाया, इसके साथ प्रकृति का मनोरम रूप हमें देखने को मिला और हमने एक दूसरे से अपने अनुभव सोशल मीडिया के जरिए बांटे हैं और सोशल मीडिया द्वारा संप्रेषणीयता बढ़ी है। पहले हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन कोरोना काल ने हमें यह अवसर दिया है कि हम जब घर में बैठे हैं तो सोशल मीडिया से एक दूसरे से अपने अनुभव बांटे। और इसके अलावा सर लोक भाषा और लोक बोलियों का पुनरुद्धार भी हुआ है, ये आपने बताया हमें। और सर आपने कहा जैसे कि कोरोना काल जन क्षति के स्याय अध्याय के रूप में जाना जाएगा, लेकिन श्री राम मंदिर की स्थापना कोरोना काल की एक बड़ी उपलब्धि है। सर जैसे सर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियां भी सकारात्मकता और नकारात्मक दोनों रूपों में हमारे सामने हैं। सर ये दोनों रूपों में हमारे सामने उपस्थित है। आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया सर, अत्यंत ज्ञानवर्धक वक्तव्य था आपका। और कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को हम युवा कवि सूर्य प्रकाश को पुनः आमंत्रित करते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी श्रृंगार परक कविताएं। आइए सुनते हैं युवा कवि सूर्य प्रकाश को। स्वागत है सूर्य आपका। शुक्रिया आपका। जी 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 सर, शुक्रिया आपका कि आपने पुनः अवसर दिया। सर आपने बहुत अच्छी विवेचना की कोरोना काल की। सर एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि सर नदियां या प्राकृतिक वातावरण कितना शुद्ध हुआ इस कोरोना काल में। कितना बजट खर्च होता था नदियों को साफ कराने के लिए, बिना बजट के ही नदियां साफ हो गई। ये सकारात्मक पक्ष है इस कोरोना काल का। तो सर आइए मैं अपनी श्रृंगार परक कविताएं आपको सुनाता हूं। उम्र ने जिंदगी में क्या नहीं बना डाला, उम्र ने जिंदगी में क्या नहीं बना डाला, चांद को मामा से महबूब ही बना डाला, चांद को मामा से महबूब ही बना डाला, चांद को मामा से महबूब ही बना डाला, राह सफर में मिली ठोकरे कई लेकिन, राह सफर में मिली ठोकरे कई लेकिन, ठोकरों ने ही गलत से सही बना डाला, ठोकरों ने ही गलत से सही बना डाला, ठोकरों ने ही गलत से सही बना डाला। शुक्रिया सर। आइए 4 लाइन और सुनाता हूं। बेकरारी भी बेकरारी है, बेकरारी ही बेकरारी है, बेकरारी ही बेकरारी है, जब से सूरत दिखी तुम्हारी है, जब से सूरत दिखी तुम्हारी है, कोई शिकवा गिला किसी से नहीं, कोई शिकवा गिला किसी से नहीं, जिंदगी खुद हमी से हारी है, बेकरारी ही बेकरारी है। आइए 4 लाइनें और सुनाता हूं आपको सर। इम्तिहान में तेरी हम सफल ना हुए,
इम्तहां में तेरी हम सफल ना हुए, हम रहे हम किसी की नकल ना हुए, हम रहे हम किसी की नकल ना हुए, मिल के तुमसे मुकम्मल गए तो लगा, मिसरा मतला हुए पर गजल ना हुए, मिसरा मतला हुए पर गजल ना हुए, इम्तहां में तेरी हम सफल ना हुए। मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया है, क्योंकि क्योंकि एक लंबा दौर हमने यूट्यूब इस पर देख लिया है और ये लगता नहीं लोग सुन पाएंगे इतनी देर तक। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनमंथन पेज का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ऐसी पहल की और मुझे इसमें साझा किया, इसमें जोड़ा मुझे। मैं आपका, कमलेश जी का, सर का, दोनों ही लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया। धन्यवाद सूर्य, धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य प्रकाश। अब हम कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने हमसे हमारा बहुत कुछ छीना है, लेकिन यह भी है कि उसने हमें बहुत कुछ प्रदान भी किया है। जहां एक तरफ देश में जड़ता की स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ सृजनात्मकता पूरी तरह गतिशील है। जनमंथन टीम की तरफ से सूर्य प्रकाश का धन्यवाद और सर का बहुत बहुत आभार। सर हमसे जुड़े और हमें सर का सानिध्य प्राप्त हुआ। सर अत्यंत बहुत बहुत आभार आपका। अंत में मेरी कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं। बनी रहे साफ स्वच्छ निर्मल धरा हम सभी की, ये पृथ्वी हमसे नहीं हम पृथ्वी से हैं। चाइनीज वायरस आज अवसर है एक कि जाने हम अपनी सीमाएं, तय करें अपनी रेखाएं। सीमित संसाधनों का न्यूनतम उपभोग कर सकें, इस जीवन की अवधि को दुगना कर सकें। प्रकृति की मनोरम गोद में सांस ले खुले आसमान में, विचरे खुली जमीन में साफ नदियां और स्वच्छ हवा। पर्यावरण में पारिस्थितिकी संतुलन बरकरार रहे हमें प्राणियों से। धन्यवाद। आप सभी जुड़े हमसे, आपका आभार। बहुत बढ़िया फिर कमलेश, बहुत मिलेंगे बढ़िया। किसी नए विषय पर। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।